मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर की शुरुआत एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक से मैं करने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए मेरे साथ इस लेक्चर को समझने के लिए और इसके नोट्स को अच्छे ढंग से अपनी कॉपी में लिखने के लिए। तो बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक से जिसका नाम है मोल। MOLE, मोल। देखिए बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम मेरा ये लेक्चर वीडियो देख रहे होंगे। बच्चों, इस लेक्चर वीडियो को आप अगर अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं तो हम मेरे चैनल पे इस लेक्चर वीडियो से ठीक पहले का जो लेक्चर वीडियो अपलोड किया जा चुका है उसको ध्यान से देखेंगे, तब ये और अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। क्योंकि सारे लेक्चर वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जब तक पिछला आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको अगला अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगा। हालांकि आपको आएगा समझ में, लेकिन बेहतर ढंग से समझ में नहीं आएगा। अब बच्चों, जैसे मोल है, मोल को समझने के लिए आपको एवोगैड्रो नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एवोगैड्रो संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैंने इससे ठीक पीछे वाले लेक्चर वीडियो में विस्तार से इसके बारे में जानकारी आपको दी थी, समझाया था और आपका नोट्स तैयार करवाया था। बच्चों, एवोगैड्रो नंबर जिसको Na से लिखते हैं, एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू होती है 6.02213 इंटू 10⁻23। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि ये मोल इसी से कनेक्टेड है, इसी नंबर से कनेक्टेड है। किस तरह से? बच्चों, मोल किसी पदार्थ की मात्रा होती है और ऐसी मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ के 6.02213 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं। यानी कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के 6.02213 गुणित 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं, एक मोल कहलाती है। अब बच्चों, इसको मैं जरा बोर्ड पे मेंशन किए दे रहा हूं। किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.02213 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.02213 गुणित 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं, एक मोल कहलाती है। एक मोल कहलाती है। ये बच्चों इसकी हो जाती है कंप्लीट डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक मोल बराबर होता है 6.02213 गुणित 10⁻23 कण। अब बच्चों, ये तो एक मोल की वैल्यू है, एक मोल में इतने कण होते हैं। अब यहाँ पर बच्चों कण का एक विस्तृत अर्थ है, इसको ध्यान से समझिए। जहां जहां कण बराबर, कण क्या क्या हो सकता है, कण का मतलब क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? अणु या परमाणु, अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, या आयन या इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, या प्रोटॉन भी हो सकता है, या न्यूट्रॉन। यानी कि कण की जगह परमाणविक कण भी हो सकता है।
इसको बच्चों बॉक्स में बंद कर लो, एवोगैड्रो नंबर को। अब बच्चों जैसे मैं यहाँ पर लिखूं 1 मोल अणु बराबर 1 मोल अणु, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 6.02213 इंटू 10⁻23 अणु। यानी कि अगर मोल के साथ हम अणु लगाएंगे तो कण की जगह अणु आ जाएगा। इसी तरह से 1 मोल परमाणु बराबर क्या हो जाएगा 6.02213 इंटू 10⁻23 परमाणु हो जाएगा। अब अगर बच्चों मैं यहां राइट डाउन करूं 1 मोल आयन, तो 1 मोल आयन बराबर हो जाएगा 6.02213 इंटू 10⁻23 आयन। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर कण का कितना व्यापक अर्थ है। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अगर यहाँ प्रोटॉन कर देंगे तो यहाँ प्रोटॉन हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब बच्चों मोल की संख्या हम कैसे निकालेंगे इसको समझो। कुछ फार्मूले हैं उनको जान लीजिए। आपको न्यूमेरिकल में मोल की संख्या निकालनी होती है, तो मोल की संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है जिसे आप ध्यान में रखेंगे तो मोल की संख्या आसानी से निकाल लेंगे। देखिए बच्चों, मोल संख्या बराबर द्रव्यमान ग्राम में बटे। बच्चों अगर परमाणु है तो परमाणुविक द्रव्यमान आएगा और अगर अणु है तो आणविक द्रव्यमान आएगा, बटे परमाणुविक द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। तो बच्चों जिस तरह का क्वेश्चन होगा, अगर परमाणु होगा तो परमाणुविक द्रव्यमान लिखेंगे और अगर अणु होगा तो आणविक द्रव्यमान लिखा जाएगा। तो इस फार्मूले से मोल संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक बच्चों और फार्मूला देखो जिसका यूज होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। कणों की संख्या बराबर मोल संख्या इंटू 6.02213 इंटू 10⁻23। तो ये दो फार्मूले हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसको 1 2 कर लीजिए, आप ध्यान में आपको रखना है। और न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें इनका बहुत ही ज्यादा यूज होगा। अब बच्चों आपको एक और जानकारी मैं देने जा रहा हूं, उसको समझिए। बच्चों आपने ये लिखा हुआ देखा होगा कहीं कहीं MOL, इसको भी मोल कहते हैं बच्चों, इसको भी मोल कहा जाता है। तो MOLE और MOL में डिफरेंस क्या है इसको तो समझ लीजिए बच्चों। बच्चों आपने थोड़ा गैस करिए, क्या आपको अंतर दोनों में समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात, ना समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात। बच्चों जब MOL लिखते हैं तो ये हो जाता है आपका मूल मात्रक। MOL क्या है? मूल मात्रक है। इसको ध्यान में रखेंगे। तो अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको जानकारी देना स्टार्ट कर रहा हूं। साफ करता हूं बच्चों इसको।
अब बच्चों मैं आपको मोल संख्या कैसे निकालते हैं इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मोल संख्या कितनी आसानी से हम डिटरमिन कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बच्चों लेते हैं 2 ग्राम H2O में मोल संख्या ज्ञात कीजिए। 2 ग्राम H2O में मोल संख्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसका सॉल्यूशन देखिए आप, यहां पदार्थ की ये मात्रा दी गई है 2 ग्राम, पदार्थ क्या है H2O, तो ये मात्रा लिख लो या द्रव्यमान लिख लो, द्रव्यमान यहां दिया हुआ है 2 ग्राम, कंफ्यूज नहीं होइए, आप यहां मात्रा शब्द का भी यूज कर सकते हैं। और देखिए बच्चों मोल संख्या बराबर होता है द्रव्यमान ग्राम में बटे परमाणुविक द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, तो यहां आप परमाणु भार भी लिख सकते हैं और अणु भार भी लिख सकते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो समझ लीजिए। परमाणुविक द्रव्यमान जो होता है वो परमाणु भार के बराबर ही होता है, और जो आणविक द्रव्यमान होता है ये अणुभार के बराबर होता है। तो आप परमाणुविक द्रव्यमान की जगह परमाणु भार लिख सकते हैं और आणविक द्रव्यमान की जगह अणु भार लिख सकते हैं, तो कतई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए H2O का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान यूज होता है और अणुभार भी यूज होता है, तो किसी यौगिक का जो अणुभार होता है वो यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों के योगफल के बराबर होता है। अब देखिए H2O में 2 परमाणु H के हैं, तो हम लिखेंगे 2 गुणित H का परमाणु, और बिल्कुल स्टार्टिंग से बच्चों आपको मैं बता रहा हूं, प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु है, 1 गुणित ऑक्सीजन का परमाणु भार, 1 गुणित ऑक्सीजन का परमाणु भार। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है, तो 2 + 16 बराबर 18, तो H2O का आणविक द्रव्यमान या अणुभार आ गया 18। अब देखिए मोल संख्या निकालिए, मोल संख्या जो मैंने फार्मूला लिखा है द्रव्यमान ग्राम में बटे परमाणुविक द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। अगर आपको चीजें नहीं क्लियर हो रही हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो बार बार, तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे मात्रा लिख सकते हैं और यहाँ पर अणुभार लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। मात्रा बराबर 2 ग्राम और H2O का हो गया ये अणुभार। अब फार्मूला आप इस तरह से लिख सकते हैं, मोल संख्या बराबर मात्रा ग्राम में बटे अणुभार। बच्चों इसका मीनिंग वही है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। वैल्यू पुट अप कर दीजिए, मात्रा कितनी है 2 ग्राम, अणुभार कितना है 18, तो 2 एकम 2, 2 में 18 कितना आ गया 1/9, तो मोल संख्या आ गई 1/9 और डिवीजन करेंगे तो 0.111 ऐसे आता चला जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप आसानी से मोल संख्या डिटरमिन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रोसेस समझ में आ रही होगी, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, साफ करते हैं इसको। अब बच्चों आते हैं अगले टॉपिक पर, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, मोलर मास।
मोलर मास। अब बच्चों जब आप मोल क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी पदार्थ के 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है उसी को मोलर द्रव्यमान कहते हैं और इसको कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल। चलिए राइट डाउन करिए। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ग्राम प्रति मोल है। तो ये तो बच्चों हो गया मोलर द्रव्यमान। जैसे किसी तत्व के परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान क्या होता है या किसी यौगिक के अणुओं का मोलर द्रव्यमान क्या होता है या किसी आयनिक यौगिक का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, इसकी मीनिंग भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। किसी तत्व के परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान किसी तत्व के परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान बराबर तत्व का ग्राम में व्यक्त परमाणु भार। यानी कि तत्व का ग्राम में व्यक्त जो परमाणु भार होता है उसी को उस तत्व के परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। बच्चों ये सारी चीजें जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें अप्लाई होंगी। आगे देखिए बच्चों, किसी यौगिक के अणुओं का मोलर द्रव्यमान, अगर यौगिक के अणुओं का मोलर द्रव्यमान निकाला जाए तो ये क्या होता है, यौगिक का ग्राम में व्यक्त अणुभार। तो यौगिक का ग्राम में जो अणुभार निकाला जाता है उसी को यौगिक के अणुओं का मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। अब अगर आयनिक यौगिक हो तब क्या करेंगे, किसी आयनिक यौगिक का मोलर द्रव्यमान बराबर आयनिक यौगिक का मोलर द्रव्यमान क्या होता है इसको समझिए। आयनिक यौगिक का ग्राम में व्यक्त सूत्रभार, आयनिक यौगिक का ग्राम में व्यक्त सूत्रभार। तो ये बच्चों था मोलर द्रव्यमान, इसे आप अब नोट कर लीजिए। हाँ, इसी में और मैं एक टॉपिक जोड़े दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। एक होता है बच्चों मोलर आयतन, मोलर वॉल्यूम,
अब बच्चों ये क्या है, मोलर आयतन क्या है? देखिए बच्चों, किसी पदार्थ का एक मोल जो आयतन घेरता है उसी आयतन को उस पदार्थ का मोलर आयतन कहते हैं। देखिए बच्चों, किसी पदार्थ का एक मोल, किसी पदार्थ का एक मोल जो आयतन घेरता है, किसी पदार्थ का एक मोल जो आयतन घेरता है उसे उस पदार्थ का मोलर आयतन कहते हैं। उसे उस पदार्थ का मोलर आयतन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे अब सिंबल लिख लीजिए इसका। इसे आयतन V और इसमें मोलर के लिए स्मॉल m सफिक्स लग जाता है। इसे Vm से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सिंबल इसका Vm है। और इसका मात्रक, और इसका मात्रक लीटर प्रति मोल या मिली प्रति मोल होता है। लीटर प्रति मोल या मिली प्रति मोल होता है। अब बच्चों, ये जो मोलर आयतन होता है ये ताप और दाब पर निर्भर करता है। इस बात को ध्यान से नोट कर लें। किसी पदार्थ का मोलर आयतन ताप व दाब पर निर्भर, किसी पदार्थ का मोलर आयतन ताप व दाब पर निर्भर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे नोट करें। मोलर आयतन ताप व दाब पर निर्भर करता है। अब अगर गैसीय पदार्थ हैं बच्चों, गैसीय पदार्थों का मोलर आयतन ताप व दाब में परिवर्तन करने पर, ताप व दाब में परिवर्तन करने पर परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों, अभी तक मैंने आपको बताया है कि किसी पदार्थ का एक मोल जो आयतन घेरता है उसे उस पदार्थ का मोलर आयतन कहते हैं, और इसका सिंबल Vm होता है, और इसका मात्रक लीटर प्रति मोल या मिली प्रति मोल होता है। इसमें यह भी जानना जरूरी है कि पदार्थ का मोलर आयतन ताप व दाब पर निर्भर करता है, और गैसीय पदार्थों का मोलर आयतन ताप व दाब में परिवर्तन करने पर परिवर्तित हो जाता है। तो अब बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट करें। ठीक है बच्चों, साफ करते हैं इसको। अब बच्चों, मोलर आयतन के बारे में कुछ और मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। बच्चों, दो स्थितियां होती हैं, एक तो एनटीपी, एनटीपी, और एक होती है बच्चों एसटीपी। इन दोनों स्थितियों में ताप बच्चों रहता है 273 केल्विन, और दाब बच्चों रहता है 1 वायुमंडल।
इन दोनों ही स्थितियों में ताप 273 केल्विन और दाब एक वायुमंडल रहता है। एनटीपी हो या एसटीपी हो, इस स्थिति में प्रत्येक गैस का मोलर आयतन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है और कितना रहता है, 22.4 लीटर रहता है। इसको समझिए, एनटीपी या एसटीपी पर प्रत्येक गैस का मोलर आयतन सदैव 22.4 लीटर या 22,400 मिली होता है। कितना होता है, या लीटर में कहेंगे तो 22.4 लीटर और मिली लीटर में कहेंगे तो 22,400 मिली। अब इन स्थितियों के फुल फॉर्म समझो। एन का मतलब बच्चों है नॉर्मल और टी का मतलब है बच्चों टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड, और पी का मतलब समझ ही गए होंगे आप, प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सामान्य ताप, एंड मीन्स और प्रेशर मीन्स दाब, सामान्य ताप और दाब। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी कि मानक ताप और प्रेशर मीन्स दाब। तो ये बच्चों था मोलर आयतन जिसे मैंने डिस्क्राइब किया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लीजिए। अब ठीक है बच्चों, इसको साफ करते हैं। अब बच्चों एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और देने जा रहा हूं। यदि बच्चों किसी यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा आपसे कैलकुलेट कराई जा रही है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे आप ध्यान से समझिए। यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा, यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर यौगिक के एक अणु में उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान। बच्चों मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि आणविक द्रव्यमान अणुभार ही होता है, अणुभार के बराबर होता है। इसकी जगह आप लिख सकते हैं यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार इसकी जगह आप लिख सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। तो इस फार्मूले से आप किसी यौगिक में तत्व का, यौगिक में जो भी तत्व है जिसकी प्रतिशत मात्रा आपसे कैलकुलेट कराई जा रही है, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर यौगिक के एक अणु में उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान इनटू 100। अब जैसे बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपसे कहूं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मैंने ले लिया, CO2 में परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्ञात कीजिए।
यानी कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा CO2 में आप ज्ञात कीजिए। कैसे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ये जो यौगिक है CO2, इसमें कार्बन का द्रव्यमान कितना है? CO2 के एक अणु में कार्बन का द्रव्यमान कितना है? सबसे पहले इसे कैलकुलेट करेंगे। CO2 में कार्बन का द्रव्यमान। अब बच्चों ध्यान से देखो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक अणु है, इसमें कार्बन का केवल एक परमाणु है और कार्बन का परमाणु भार होता है 12। तो यहां पर चूंकि एक ही परमाणु है तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 1 × 12 = 12। ठीक। अब इसके बाद यौगिक का अणुभार निकालो, यानी कि CO2 का अणुभार। अणुभार निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों का योगफल। तो इसमें एक परमाणु कार्बन का है और कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। दो परमाणु इसमें ऑक्सीजन के हैं, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। इन सबको कैलकुलेट करिए, 44। अब क्या निकालना है? CO2 में परसेंटेज ऑफ C, यानी कि यौगिक CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा। फार्मूला आपके सामने है। यौगिक के एक अणु में उस तत्व का द्रव्यमान जो कितना आया 12 बटे यौगिक का अणुभार 44 × 100। कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर है। 4 से ये कैंसिल हो रहा है, 4 3 जा 12 और यहाँ आ गया 11। ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो आ गया 300/11। 11 से इसको डिवीजन कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? डिवीजन कर लीजिए, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 11 दूनी 22, 8 बचा 80 हुआ, 11 सते 77, 3 बचा, पॉइंट यहाँ लगाया, 0 को नीचे लाए, 11 पॉइंट यहाँ पे भी आ जाएगा, 11 दूनी 22, फिर 8, फिर 0, फिर 11 सते 77, कितना आ गया 27.27। तो इस तरह से आप यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ठीक है बच्चों, अब इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वही प्रत्येक लेक्चर वीडियो की तरह वो सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं और केमिस्ट्री उनके दिमाग में आ रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।